जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जेन जी से आह्वान किया था कि वो सड़कों पर आए, तोड़फोड़ मचाएं और मुझे सत्ता में बैठाएं। मैं अपनी काबिलियत से तो बैठ नहीं पा रहा हूं। फिर राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने भी एक वीडियो में जेन जी का नाम लिया था, इसी तरह की बात की थी। लेकिन राहुल और पित्रोदा दोनों ही ये भूल गए हैं कि नेपाल में जो जेन जी का आंदोलन हुआ, जो हंगामा हुआ, उसके केंद्र में एक था नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यानी राजनीति का वंशवाद। एक नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा सर्वोच्च पद पर नेता, और उसी वंशवाद का फायदा उठाते हुए, शानो शौकत दिखाते हुए उनकी आगे की पीढ़ियां, ये सब उसका कारण एक बना था। अब यहाँ पर आते हैं तो राहुल गांधी भारत में उसी वंशवाद की देन है, उसी वंशवादी राजनीति की देन है और सब पे टॉप पर बैठे हुए हैं। वो भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, जो कि वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब राहुल गांधी और पित्रोदा को ये बात तो समझ आई नहीं, लेकिन मनीष तिवारी, ये कांग्रेस के ही सांसद, वरिष्ठ नेता, उन्होंने परोक्ष तौर पर ये बात समझा दी और राहुल गांधी अपने ही नेता द्वारा घिर गए। मनीष तिवारी ने एक पोस्ट किया, उन्होंने श्रीलंका में हुए इसी तरह के हंगामे, उसके बाद बांग्लादेश में, फिर नेपाल में जो हुआ उसका जिक्र किया, फिर उन्होंने फिलीपींस में भी अभी जो इसी तरह के हंगामा हो रहा है, वहां पर लोग सड़कों पर हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ राहत में कई घपला और घोटाले की बात सामने आ रही है। बाढ़ राहत के कार्यों में उन्होंने इसकी भी बात की और साथ में उन्होंने जो 2 लाइनें लिखी जो कि वंशवाद को लेकर है, किसी के पात्र होने को लेकर है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाकर चुभ गई। मनीष तिवारी ने क्या लिखा है आप ये देखिए। पहले तो उन्होंने हाल में हुए इस तरह के आंदोलन के बारे में बताया, फिर लिखा है जेन XYZ, यानी जनरेशन एक्स हो, वाई हो, जेड हो, चाहे जो भी हो, वो अब वंशवाद को स्वीकार नहीं करेगी। आगे लिखा है सोशल मीडिया के वो ट्रेंड्स जिन्होंने वंशवाद को ध्वस्त कर दिया या चुनौती दे रहे हैं, इन पर मेरे लेख का इंतजार कीजिए, वो इस पर लिखने वाले हैं। ये दोनों लाइनें बहुत मायने रखती हैं। उन्होंने जो ये जिक्र किया है कि जनरेशन एक्स हो, वाई हो, जेड हो, अब ये जेन जी है, ये जनरेशन जेड है, और एक्स और वाई इससे पहले की जनरेशन मानी जाती है, यानी कि उस समय की, अगर इसको 13 से 25 साल माना जाता है तो 25 साल से ऊपर के लोग और 50 साल से ऊपर के लोग आ जाते हैं एक्स वाई में। अब उन्होंने कहा है कि ये जनरेशन भी इस तरह के वंशवाद को, यानी कि जो विरासत की राजनीति चल रही है, इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये किसी को पसंद नहीं है। ये सिर्फ नई जनरेशन की बात नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको भी इसमें देखने में कोई मजा नहीं आता है कि कोई अगर पात्र नहीं है, वो सिर्फ अपने जन्म के आधार पर किसी चीज का हकदार हो जाए, जबकि उससे कहीं योग्य लोग बैठे हुए हैं पहले से। और देखिए कांग्रेस में तो यही हुआ है। मनीष तिवारी तो खुद G23 का हिस्सा रहे हैं, जिसमें 23 जो नेता हैं, जो अभी करीब 15-16 बच्चे होंगे क्योंकि कई लोग तो कांग्रेस से चले गए, लेकिन G23 ने यही सवाल उठाए थे जब 2019 का चुनाव कांग्रेस हार गई थी कि राहुल गांधी क्या वाकई कांग्रेस को लीड करने लायक है, क्या राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को। G23 नेताओं ने यही सवाल उठाया था कि कमान किसके पास होनी चाहिए। तब हुआ ये कि लोगों को शांत करा दिया गया, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, तो सोनिया गांधी आके अंतरिम अध्यक्ष बन गई। ढाक के 3 पात, पार्टी जो है वो परिवार में ही रह गई। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जो है राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बन गए। तब तक बीच में G23 वाले नेताओं को शांत करा दिया गया, किनारे कर दिया गया, और फिर अंदर से जो राहुल गांधी के चापलूसों को आगे बढ़ाया गया। फिर आवाज उठने लगी राहुल गांधी राहुल गांधी, तो राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए और कहने लगे भाई मैं तो हट गया था, यही संकेत दिया, मैं तो हट गया था, मैं तो पार्टी के कहने पर दोबारा आया हूं। तो ये पूरी राजनीति हुई वहां पर। यही उनका कहना है कि आपने जो यहाँ पर और बेहतर लोग हैं उनको मौका ही नहीं है यहाँ पर कांग्रेस के अंदर। अगर नई जनरेशन की बात करेंगे, राहुल गांधी तो अब ये XY जनरेशन में आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं के ही साथ वाले लोग जो अभी अगर खुद को युवा नेता कहते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं की उम्र के हैं लगभग। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे कर दिया गया। वहां कहां अपने जेन जी की बात सुनी, नई जनरेशन की बात। किसकी लड़ाई में वो फंस गए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उन्होंने मिलकर साइड करा दिया। राहुल गांधी मिलने तक तैयार नहीं हुए। हेमंत बिस्व शर्मा, वो भी एक तरह से उन्हीं के आसपास के नेता हैं, उनको किनारे कर दिया गया, वो फिर बीजेपी का रुख किया उन्होंने। सचिन पायलट वो इतने परेशान कि वो भी पूरी तरह तैयार ही थे, वो चले गए थे होटल लेकर विधायकों को, लेकिन फिर किसी तरह रोका गया, तो अभी भी यहाँ पर है और उनको लगता है
कि अशोक गहलोत अब तो रिटायरमेंट ही होने वाली है और बेटे की वो स्थिति नहीं है, तो सचिन पायलट का ही आगे नंबर आएगा। लेकिन जिस समय पर उन्होंने एक समय रहते मांगी थी चीजें, वो उनको दी नहीं गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कई नेता किनारे लगे हुए हैं। पी चिदम्बरम भी पार्टी की बीच बीच में आलोचना करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाते रहते हैं। लेकिन अब इन नेताओं का क्या है, ये लोग सिर्फ कहीं लिख लिख कर काम चला रहे हैं। पार्टी में जगह नहीं है, CWC में है तो कोई सुनता नहीं है। और किन लोगों को ले आए हैं अपने आसपास, जो कि ये नहीं है कि जो इस पीढ़ी के हैं, वो हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं, राहुल गांधी के यस-मैन है। अब जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे नेता जो एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, राज्यसभा के भरोसे बैठे हैं। जयराम रमेश को मीडिया कम्युनिकेशन दे दिया, सोशल मीडिया जैसी चीजें, पूरा ओवरऑल कम्युनिकेशन उन्होंने देखना है, जो कि एक समय पर इग्नोर रहते थे। पवन खेड़ा, जिनके लिए कहा जाता है दिल्ली में किसी तरह जी हजूरी करके उन्होंने अपने लिए थोड़ी जगह बनाई है, आज वो इनके प्रमुख नेता बने बैठे हैं। KC वेणुगोपाल, जो कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा नहीं, राज्यसभा से ही गए, अब जब मजबूरी हुई है तो लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ऐसे नेता इन्होंने अपने इर्द गिर्द कर लिए, जिन्हें सत्ता मेहनत से नहीं चाहिए, जिन्हें सत्ता चाहिए राज्यसभा के जरिए। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको कृपा चाहिए होती है। या तो आप कुछ बेहतरीन ऐसे नेता हो जो अपना कोई कद्दावर नेता हो, भले ही आप राजनीति में नहीं हो लेकिन आपकी एक पहचान हो। नेता नहीं भी हो तो आप किसी और क्षेत्र में बेहतर हो। अब दोनों में से कुछ नहीं था, तो राहुल गांधी की कृपा चाहिए थी और वो लेने के वो कृपा मिली और राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसे ही नेता आपको दिखेंगे, और जो पुराने नेता थे वो किनारे कर दिए गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की वंशवाद की राजनीति को चुनौती मिल रही थी। आज भी कार्ति चिदम्बरम जैसे नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने विरोधी स्वर दिखाते हैं। मिलिंद देवड़ा चले गए, इन्हीं की उम्र के नेता, वो भी बीजेपी में चले गए। तो ये अगर कांग्रेस को ही देखें तो मनीष तिवारी की बात गलत नजर नहीं आती है। यहाँ पर पुराने से लेकर नए जो XYZ सब जो है इस वंशवाद से परेशान है कि लीडरशिप बदल नहीं रही है। राहुल गांधी अगर सफल नहीं हो रहे तो कोई और आ ही नहीं रहा है, राहुल गांधी ही चलते जा रहे हैं। जो चीज जड़ हो गई है, जो चीज ठहर गई है, जैसे ठहरा पानी है, सड़ांत हो जाती है तो पानी को बहते रहना चाहिए। अगर जो काबिल है, जीत रहा है, लग रहा है कि कुछ कर सकता है, तब तो ठीक है, नहीं तो परिवर्तन तो होना चाहिए। लेकिन वहां ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो परिवर्तन चाहता है उसको जरूर हटा दिया जा रहा है। तो यही है वंशवाद की राजनीति। ऐसा नहीं है कि वंशवाद, ये जो राजनीतिक वंशवाद है, आप इसे देखेंगे विधायक का बेटा विधायक, वो तो एक छोटे स्तर की बात होती है। लेकिन यहाँ बात होती है कि जो पार्टी चला रहा है, जो लीड कर रहा है, वहां कोई बदलाव है कि नहीं, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को अपने ही नेताओं से सुनना पड़ता है। अब देखिए, मनीष तिवारी भले ही इंकार करें, बीजेपी ने ये बात कह दी कि राहुल गांधी के कांग्रेस के नेता ही ये नेपोटिज्म की बात उठा रहे हैं। हैशटैग भी लगाया था मनीष तिवारी ने नेपोटिज्म का। लेकिन मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये बात तो पूरे साउथ एशिया में जो चल रहा कन्फ्लिक्ट है, जो हालात बन रहे हैं, उसकी बात है। वो बात ठीक है। अब आपने किस विचार से लिखा, लेकिन मनीष तिवारी की राहुल गांधी से खटास भी छुपी नहीं है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ही ट्वीट किया था, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। जब उनको ये जो डेलीगेशन गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उन्होंने जाने की इच्छा जताई थी, उन्होंने लेटर भी लिखा था, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, उनका नाम रिकमेंड नहीं किया गया। उसके बाद उनको संसद में भी बोलने का मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर पर। और मनीष तिवारी लंबे समय से विरोधी तो वो क्या है, लेकिन राहुल गांधी को नापसंद है। उनकी बेटी की शादी तक में राहुल गांधी नहीं गए थे, जबकि एक बिजनेसमैन की शादी में जयपुर पहुंच गए थे। तो मनीष तिवारी के संबंध तो अच्छे हैं नहीं। अब ऐसे में ये पोस्ट आता है तो मायने तो निकलते ही है। तो ये राहुल गांधी जेनजी की बात करके अपनी ही पार्टी में घिर रहे हैं। और सिर्फ एक मनीष तिवारी नहीं है, अभी तो शशि थरूर ने भी आईना दिखा दिया। जो अमेरिका को लेकर राहुल गांधी का रुख है, आप वो देखिए। कोई भी बात हो तो उसके लिए भारत जिम्मेदार, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। ट्रंप कोई बयान दे तो पीएम जिम्मेदार। ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर नए नियम बनाए तो पीएम मोदी कमजोर हो गए। ट्रंप की तरफ से कोई बयान आता है पाकिस्तान को लेकर तो सवाल भारत पर उठाते हैं। तो ये राहुल गांधी की राजनीति ऐसी ही चल रही है, भारत विरोधी राजनीति। राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता है कि जब बात विदेश की हो तो प्रधानमंत्री यहाँ पर बीजेपी के नेता मोदी नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं।
अगर प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाता है तो यानी कि भारत को टारगेट किया जा रहा है। अब राहुल गांधी को ये बात कौन समझाए, वो तो ये भूल चुके हैं इस बात को, या उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन शशि थरूर ने बयान दिया है। H1B वीजा पर शशि थरूर ने सीधे सीधे अमेरिका को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सीधे अमेरिका की और ट्रंप की राजनीति जिम्मेदार है, उनकी घरेलू राजनीति जिम्मेदार है। वो सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए फैसला ले रहे हैं। जो वो मागा बोलते हैं, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत वो यही संदेश देना चाहते हैं कि मैंने देखो आपके लिए इतनी नौकरियां आपके लिए खोल दी। ये जो एंटी इमिग्रेशन का वहां पर अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज मुखर हो गई है, वो सब घरेलू राजनीति है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश है कि बाहरी लोग, जो एक ऐसा नहीं था कि कभी ऐसी ये चर्चाएं वहां नहीं थी, लेकिन अब उसको बल मिला है। तो ट्रंप जो है उन्हीं चीजों को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं कि इमिग्रेशन से जो प्रवासी वहां पर रहने वाले लोग हैं वो अमेरिका के लोगों के लिए दिक्कत बन रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं, और इसी को हथियार बनाकर वो आगे के लिए, अपने चुनाव के लिए अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए जगह बना रहे हैं, जिसका अब ये जो फैसला हुआ है उसका असर भारत पर भी दिख रहा है। तो जो शशि थरूर है उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को, ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, और वहीं उनकी पार्टी इसके लिए कह रही है कि भारत के प्रधानमंत्री कमजोर है। ये है राहुल गांधी के, ये पोस्ट है उनका। मतलब ये आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके देश पर कोई हमला करता है तो राहुल गांधी उस हमला करने वाले से नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी अपने ही घर के लोगों से लड़ने लगेंगे। तो आप किसके साथ हैं? आप बाहर वाले के साथ हैं। यही बात हुई। तो राहुल गांधी की राजनीति को उन्हीं के ही नेताओं से चुनौती मिल रही है। राहुल गांधी जेनजी की बात करते हैं तो उनके नेता उन्हें राहुल गांधी का वंशवाद, नेपोटिज्म याद दिला देते हैं कि आप भी तो यहाँ बैठे हो, आप ही की तो पीढ़ी चल रही है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर संजय गांधी, उनकी तो असमय मृत्यु हो गई वरना वो सत्ता संभालते, फिर राजीव गांधी, फिर इनकी माताजी राहुल गांधी की सोनिया गांधी, और अब ये, और आगे की पीढ़ी प्रियंका वाड्रा वाली तैयार हो रही है, रेहान वाड्रा। तो ये तो आप ही की ही पीढ़ी चल रही है। यही तो असली वंशवाद है। आप अगर सत्ता से आपकी पार्टी नहीं जाती तो आप ही प्रधानमंत्री बन के बैठे होते। आप कांग्रेस के अंदर भी वंशवाद, देश में भी वंशवाद चल रहा है। तो विदेश नीति से लेकर घरेलू नीति तक राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है, दूसरे नेताओं की जरूरत नहीं है। अपनी ही पार्टी में कई लोग खड़े हो गए हैं जो राहुल गांधी की राजनीति से खुश नहीं है, और जो तरीके वो अपना रहे हैं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, वोट चोरी को लेकर भी राय विभाजित है। कुछ नेताओं का कहना है कि आप इससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ी चोट दे रहे हैं, भारत की चुनाव व्यवस्था पर आप लोगों का अविश्वास पैदा कर रहे हैं से चुनाव जीतने के लिए। और किसी का कहना है कि ये मुद्दा तो असर ही नहीं कर रहा है कहीं भी, तो कोई किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। बिहार चुनाव में देख लीजिए, वहां तो बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दा बन रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि वो पहले अपनी पार्टी के नेताओं को ही अपने विचारों से सहमत कर ले। बाहर जनता को सहमत करने की बात तो बाद में आएगी, लेकिन अभी उन्हें अपनी पार्टी से ही चुनौतियां मिलनी बंद नहीं हुई है, बल्कि ये चुनौतियां और बढ़ रही हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।